हेलो एवरीवन, दिस इज अजय शुक्ला, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट टारगेट दालोक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नाउन का आज सेकंड डे है और आज भी कुछ धमाल ही होगा जैसे कि कल हुआ था। तो आज प्लानिंग तो आपको सारी चीजें क्लियर ही हैं। जो कल के 30 डेज का आपका प्लान था वो कल ही आपको डिफाइन कर दिया गया था कि 30 डेज हम कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और 30 डेज जो अपने पास बचेंगे, यानी टोटल ये 60 डेज का प्लान है जो 30 और 30 डेज में डिवाइड है। तो इसमें 30 दिन हम लोग कोर कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। और साथ ही साथ जो बचे हुए 30 डेज होंगे उन 30 डेज में हम बेहतरीन तरीके से जो भी हम पढ़े रहेंगे वो ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, चाहे वो कैप की अगर प्रैक्टिस करें या फिर हम अन्य ग्रामर के सेगमेंट्स को प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन को भी कवर किया जाएगा। आज के इस सेशन में नाउन का सेकंड पार्ट है जिसमें जहां से हमने आपको छोड़ा था, यानी सम इंपॉर्टेंट नाउन्स एंड देयर यूजेस, वहां तक आपकी हेडिंग हुई थी। तो आज कुछ विशेष नाउन्स और उनके प्रयोग के बारे में समझेंगे और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको आइडिया भी लगेगा अगर आप एनालिसिस करते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखा होगा, आप अगर मॉक टेस्ट ये प्रैक्टिस आप करते होंगे तो जरूर आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में मैं बताने क्या जा रहा हूं। बहुत ही ओरिएंटेड स्टडी करेंगे और बहुत ही अप्रोचफुल में करेंगे। यानी आज सेकंड डे है, पूरा आपको फॉर्मेट दिया गया था। पहले दिन आपको फॉर्मेट समझाया गया था कि किस तरीके से एक एक दिन करके हम डिवाइड करेंगे। 3 लेक्चर आपके नाउन पे बेस्ड होंगे, फिर 2-2 करके मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। टाइम टेबल ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। और हाँ, किसी भी प्रकार की जो मटेरियल्स की बात करें या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो या फिर जितने भी पीडीएफ्स होते हैं उनके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम वो माध्यम बनता है जहां पे हम आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आइए बिना समय को वेस्ट करते हुए इस ब्यूटीफुल सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, शुरुआत करूं इसके पहले सारे लोगों के बारे में आप जानते ही हैं। ज्योग्राफी आप कवर कर चुके हैं, साइंस की क्लासेस कवर कर चुके हैं। ये आपकी क्लासेस जो शुरू हो रही है इंग्लिश की, है ना। फिर इसी तरीके से मैथमेटिक्स 3 बजे है, हिस्ट्री है 5 बजे और रीजनिंग आपकी 7 बजे और केजीएफ सर के द्वारा आपको 10 पीएम पे आपको जीके मिलेगी। तो इस टाइम शेड्यूल को भी आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि सर टाइमिंग क्या होगी, सर टाइमिंग क्या होगी। यस, वेरी गुड, यस, टाइमिंग क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट की कितने बजे क्लासेस चलती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको टाइमिंग पता रहे और ऑन टाइम आप पहुंच भी जाएं सारी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से लेने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और सम इंपॉर्टेंट नाउन्स एंड देयर यूजेस से हमने शुरुआत किया था, तो आपकी हेडिंग होगी सम इंपॉर्टेंट नाउन्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ विशेष नाउन और उनके प्रयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो हेडिंग थी सम इंपॉर्टेंट नाउन्स। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सम इंपॉर्टेंट नाउन्स, इंपॉर्टेंट, ठीक, नाउन्स, नाउन्स एंड देयर यूजेस एंड, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट नाउन्स एंड देयर यूजेस के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण नाउन और उनके प्रयोग के बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। आखिर सम इंपॉर्टेंट नाउन्स एंड देयर यूजेस, इसका मतलब क्या हुआ, किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। तो एक एक करके आप हेडिंग भी लिखते चलिएगा और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आपको नोट डाउन करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स की अगर हम बात करें कि आखिर वो सम इंपॉर्टेंट नाउन्स क्या है, तो एक एक करके आपको नोट डाउन करना है। जैसे अब अगर हम बात करते हैं एडवाइस की, जैसे अपने पास एक नाउन है एडवाइस, इसी तरीके से अपने पास वर्ड है मनी। ठीक है, इसी तरीके से आप बोलते हैं बैगेज। ठीक है, बैगेज। इसी तरीके से आप बोलेंगे पोस्टेज। ठीक है, ये नाउन की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आप बोलेंगे लगेज, लगेज। ठीक है, इसी तरीके से वर्ड है अपने पास इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से वर्ड है अपने पास ज्वेलरी, ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी। इसी तरीके से वर्ड है अपने पास सीनरी, ये नोट डाउन करना है आपको, सीनरी। इसी तरीके से अपने पास वर्ड है पोएट्री, पोएट्री। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास वर्ड है फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, एक्सेट्रा मैंने लिख दिया, ब्रेड भी है। ठीक है, इसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं कि जितने भी नाउन्स मैं लिखा हूं, जैसे कि एडवाइस है, यहाँ पे मनी है, इसी तरीके से बैगेज है, इसी तरीके से पोस्टेज है, लगेज है, इंफॉर्मेशन है, ज्वेलरी, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एक्सेट्रा। अब एक चीज और नोट डाउन करना है आपको,
कि एडवाइस में दो तरीके की होते हैं, एक ADVICE और एक होता है ADVISE। दोनों आपको नोट डाउन कर लेना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार डिफरेंशिएट करने के लिए भी पूछ लेता है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे CE लिखा है और यहां पे SE। जब CE लिखा होगा तो इसका मतलब यहां पे जो बात की जा रही है वो नाउन की है, N फॉर नाउन, और SE मतलब है वर्ब, ठीक है। तो ये CE अगर लग जाएगा तो ये नाउन को डिनोट करेगा, और SE अगर लग दिया जाएगा तो ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। मैं अगर एग्जांपल के माध्यम से इसको डिनोट करूं, मैंने कहा ही हैज एडवाइज्ड मी, ही हैज, ये देखिए ही हैज एडवाइज्ड मी, ठीक है, एडवाइज्ड मी। और एक सेंटेंस मैं ऐसे लिख दूं, मैंने कहा योर एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों सेंटेंस को आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ही हैज एडवाइज्ड मी और उसके बाद मैंने कहा योर एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो सेंटेंस मैंने लिखा। अब इस सेंटेंस में जानते हैं अगर इसी को स्पॉटिंग एरर बनाना होगा फॉर एग्जांपल, तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पे एडवाइज्ड में CED आपको दे देगा। एग्जामिनर आपको बढ़िया से आपको ऐसे लिख देगा एडवाइज्ड, और अगर आपको दे देगा यहाँ पे नो एरर दे दे 4 पार्ट में, ठीक है, नो एरर दे देगा, मान लीजिए ये D हो गया। इसी तरीके से इसको आपको दे दिया B, इसी तरीके से मतलब ये C पार्ट हो जाएगा, इसको आपको एग्जामिनर दे देगा C पार्ट, ये इसी तरीके से इसको कर देगा B पार्ट, और ये आपको हो जाएगा A पार्ट, है ना। छोटा ऐसा एक सेंटेंस लिख के मैंने समझाया। अब यहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, यानी आप अगर देखेंगे ही हैज एडवाइज्ड मी तो आप सोचेंगे गिवन सेंटेंस करेक्ट है, नहीं। एडवाइज्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एडवाइस को इस ऐसे लिखा जाएगा, एडवाइज्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वर्ब की आवश्यकता है, तो हैज के साथ V3 की कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, तो एरर इस पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जब भी आप CE लगाएंगे तो एज ए नाउन बिहेव करेगा, और जब भी आप SE लगाएंगे तो एज ए वर्ब यूज किया जाएगा। होप करता हूं इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी भी प्रकार के डाउट या कंफ्यूजन नहीं होंगे। ये तो बात थी नाउन के रूप में या वर्ब के रूप में। अब दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पे है कि यहां पे जितने भी नाउन्स मैंने लिखे हैं ये एक्चुअली जो है अनकाउंटेबल के अंतर्गत माने जाएंगे। आपको ये लिखना है कि जितने भी नाउन्स हैं, ये जितने भी नाउन्स मैंने लिखा है ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो आपका जवाब होगा ये एक्चुअल में अनकाउंटेबल के नाउन कहलाएंगे। हम इनको अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत रखेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई नाउन काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे आप संख्या में गिन न सकें, जिसे आप 1 2 3 4 5 6 ना कह सकें, तो ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखते हैं। और अगर कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो इन नाउन में मटेरियल नाउन्स या इन नाउन में आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट करेंगे, ठीक है। अब समझिएगा ये जितने नाउन हैं इन नाउन में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, और इन नाउन को किसी भी स्थिति में आप काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब यह हुआ कि इन नाउन को अनकाउंटेबल के अंतर्गत रखा जाएगा, और जो नाउन अगर काउंट नहीं किया जा सकता उस नाउन के साथ किसी भी स्थिति में आप S या ES नहीं लगाएंगे। यानी एक चीज ये नोट डाउन हुआ कि किसी भी स्थिति में आप इन नाउन के साथ S या ES लगा के इन्हें फिर से प्लूरल नहीं बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह हुआ कि अगर ये अनकाउंटेबल है तो इनके साथ A और N भी नहीं लगेगा। यानी ये चीजें आपको दिमाग पे रखना है कि किसी भी स्थिति में यानी इन नाउन के साथ ना तो आप S या ES का यूज करेंगे और ना ही आप इन नाउन के साथ A और N का यूज करेंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे वाले पेज में आपको एग्जांपल दे देता हूं कि किस तरीके से एग्जामिनर दे सकता है आपको, ताकि आप इसको कोरिलेट कर पाए। आई रिपीट कि इन नाउन के साथ ना तो S या ES आएगा और ना ही इनके साथ AN का यूज होगा। अगला पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे सबका मतलब पता ही है, बैगेज सामान की बात हो रही है, डाक की बात हो रही है, यहाँ पे लगेज सामान की बात हो रही है ना। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन ज्वेलरी ये पता ही है, सीनरी दृश्य, पोएट्री काव्य और फर्नीचर आपको पता ही है। अब अगले की अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे अब अगर आप सेंटेंस ऐसे बोले, मैंने कहा ही हैज, ये देखिए ही हैज गिवन मी एन एडवाइस। ये अगर सेंटेंस आप देखेंगे ही हैज गिवन मी एन एडवाइस। अब जानते हैं ये गिवन सेंटेंस जो है ये गलत है। ये देखिए क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे एन बैठा हुआ है, मतलब एन का यूज नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं ही हैज गिवन मी एन एडवाइस।
आप किसी भी स्थिति में he has given me an advice नहीं यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, मैंने कहा द सीनरीज ऑफ, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, द सीनरीज ऑफ ठीक है, ऑफ कश्मीर, ठीक है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव, इज वेरी अट्रैक्टिव। ये देखिए अट्रैक्टिव मतलब ये निकला कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव, बल्कि आपको बोलना पड़ेगा, सीनरीज नहीं बोलेंगे आप, सीनरीज के स्थान पे आपको यूज करना पड़ेगा सीनरी। तो इसी तरीके से आप फर्नीचर्स नहीं बोल सकते, आप किसी भी स्थिति में आप फर्नीचर्स नहीं बोल सकते, ठीक है, फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे। इसी स्थिति में आप पोएट्री को पोएट्रीज नहीं बोल सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। आप लगेज को लगेजेस भी नहीं बोल सकते हैं। और केवल मैं एमटीएस के पॉइंट आपको इसे बता रहा हूं, इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि जितनी भी चीजें मैं आपको डिनोट कर रहा हूं वो केवल एमटीएस पे ओरिएंटेड है, एमटीएस के अलावा कुछ भी नहीं। ये आप जो अपीयर होने जा रहे हैं ये बेस्ड है, केवल जो अर्जुना बैच है वो एमटीएस के लिए ही ओरिएंटेड है। तो इन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, वहां से आप हटाएंगे। दूसरी शर्त है कि इन नाउन के साथ आप एक्चुअल में एस या ईएस लगा के इनका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं करेंगे। होप करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन को और अच्छे से समझिएगा। आपने जरूर इन नाउन के बारे में सुना होगा, जैसे मैंने कहा डजन, आपने जरूर सुना होगा, डजन हो गया। इसी तरीके से आप बोलते हैं हंड्रेड, हंड्रेड। इसी तरीके से आप बोलते हैं थाउजेंड, ठीक है, थाउजेंड हो गया। इसी तरीके से आप बोलते हैं मिलियन, ये मिलियन। इसी तरीके से आप बोलते हैं ट्रिलियन, ये नाउन आपने जरूर सुना होगा, ट्रिलियन, एक्सेट्रा, ठीक है। इन नाउन के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। एग्जैक्टली ये नाउन क्या है, जैसे आप डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये सब आप बोलते हैं, एक्सेट्रा मैंने लिख दिया। अब समझिएगा, अगर आप इन नाउन की बात करेंगे, ये जितने भी नाउन्स हैं, तो सबसे पहले इन नाउन का नाम जान लीजिए कि ये एक्चुअल में कहलाते क्या हैं। तो नामकरण की जब हम बात करेंगे तो ये नाउन कहलाते हैं एक्चुअल में न्यूमेरल नाउन्स, इन्हें आप बोलेंगे न्यूमेरल नाउन्स। अब न्यूमेरल नाउन्स क्यों बोलते हैं इसको देख लीजिए। अगर मैं इनके नामकरण के पीछे की बात करें कि एक्चुअल में इन्हें न्यूमेरल नाउन्स कहा क्यों जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नाउन संख्या को बताते हैं। किसको डिनोट करेंगे, नंबर्स को। कैसे, डजन आप बोलते हैं तो डजन का मतलब होता है 12, 100 आप बोलते हैं तो मतलब 100 की बात हो रही है, यहाँ पे 1000 बोलते हैं तो मतलब 1000 की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी नाउन्स हैं ये एक्चुअल में संख्या को बताते हैं, और संख्या को बताएंगे तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, तो जवाब होगा इन्हें हम न्यूमेरल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। हिंदी में बोले तो संख्यात्मक नाउन कह सकते हैं। दूसरी बात, अब आपको पता है कि जैसे 1 2 3 4 की मैं बात करूं, 1, ठीक है, 2, इसी तरीके से मैंने बोला 3, ठीक, 3, 4, ये जितने भी संख्याएं हैं एक्सेट्रा, इन्हें अगर आप देखेंगे तो इन्हें डेफिनिट नंबर्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोलेंगे, डेफिनिट नंबर्स। डेफिनिट नंबर का मतलब होता है निश्चित संख्याएं, ठीक है, ये पॉइंट समझ जाएंगे आप। मैंने क्या बोला कि जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितनी भी है इनफाइनाइट तक आप संख्याओं को काउंट करते चले जाइए। ये नाउन एक्चुअल यानी ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, तो इन्हें बोला जाएगा डेफिनिट नंबर्स। अब पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम इधर कान लगा के, नहीं उधर कहां देख रहे हैं आप लोग, नहीं दाएं बाएं नहीं, इधर मेरे तरफ, ठीक है। बोर्ड पे आप फोकस्ड होकर आपको समझना है। मैंने क्या बोला, ये डेफिनिट नंबर्स हैं और ये न्यूमेरल नंबर्स। अब पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति में अगर इन न्यूमेरल नाउन्स के पहले आप इनमें से किसी भी संख्याओं का आप यूज कर दीजिए, ठीक है, तो किसी भी स्थिति में इन नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। मतलब मैं पेज चेंज करके अगर ये बताऊं ये कि ये जितने भी नाउन्स थे इनके पहले आप अगर मान लीजिए 2 लगा दिया तो 2 डजन्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, 2 डजन्स नहीं होगा। तो क्या होगा सर, तो आप बोलेंगे 2 डजन। ध्यान से समझिएगा इसको, आप बोलेंगे 2 डजन, ये इसका सही फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से 3 लगा दिए आप 3, तो आप 3 मिलियंस नहीं बोल सकते हैं, ये 3 मिलियंस आप नहीं बोलेंगे, बल्कि आपकी मजबूरी होगी आप बोलेंगे 3 मिलियन, ठीक है, 3 मिलियन। समझ में आ रहा है सबको,
कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डेफिनेट नंबर का यूज कर दिया, तो डेफिनेट नंबर का आपने यूज कर दिया, तो ये जितने भी नाउन्स हैं, इनके साथ किसी भी स्थिति में आप SCIS का यूज नहीं करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2 मिलियंस, ठीक है, 2 मिलियंस, ठीक है, ठीक है, पीपल, 2 मिलियंस पीपल आर अगेंस्ट, आप ये नहीं बोल सकते अगेंस्ट दिस डिसीजन। ये देखिए, ये सेंटेंस आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोलेंगे कि 2 मिलियंस पीपल आर अगेंस्ट दिस डिसीजन। नो 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 नो, ये गलत है। एग्जामिनर आपको डिवाइड करके देगा, आपको बढ़िया से ऐसे दे देगा कि ये ए पार्ट है, इसको आपको दे देगा कि ये बी पार्ट है, इसी तरीके से आपको कर देगा ये सी पार्ट है, और चौथा आपको कर देगा नो एरर। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस सेंटेंस में, यानी ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, एग्जिस्ट कर जाएगी जो एरर, वो ए पार्ट में होगा। यानी 2 मिलियंस नहीं होगा, बल्कि 2 मिलियंस के स्थान पे आपको 2 मिलियन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हुई? और हाँ, एक चीज और समझिएगा, अगर इनकेस, हाँ, राम राम, यस रंजय अजय जी, ठीक है, हाँ, अब इस पॉइंट को समझिएगा। अगर मान लीजिए एक्सेट्रा ना आए, मान लीजिए एक्सेट्रा ना आए, तो आप मतलब 1 2 3 4 5 6 डेफिनेट नंबर्स का यूज नहीं किया जाता, तो आप आसानी से आप मिलियंस बोल सकते हैं, ट्रिलियंस बोल सकते हैं, थाउजेंड्स बोल सकते हैं, जो मन करे वो यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए, अगर मैं ऐसे बोलूं, ठीक है, आप कह सकते हैं, मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा थाउजेंड्स ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हैं, thousands of workers have, ये देखिए, taken, ठीक है, taken this decision, ये देखिए this decision, आप ऐसे बोल सकते हैं। मेरा मतलब ये निकला, इस सेंटेंस को आप देखिए, मैंने कहा thousands of workers have taken this decision। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, तो यहां पे नंबर ना आने की वजह से, यानी यहां पे नंबर का यूज नहीं किया गया है, इसलिए यहां पे 1000 के साथ आपने क्या लगा दिया? S, यानी thousands बोल दिया। पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं कि नंबर आएगा तो इन्हें प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी नंबर आएगा तो इन्हें आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, और यानी प्लूरल किसी भी स्थिति में अगर संख्या आई है तो प्लूरल में फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से अगर नंबर नहीं आया तो आप आसानी से इन्हें आप प्लूरल में बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं मिलियंस ऑफ वर्कर्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं। ये देखिए, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं। आप इस हंड्रेड्स ऑफ, ठीक है, आप लिख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स। मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ये देखिए, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक्स, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। तो पॉइंट यही निकल के आ रहा है कि संख्या आएगी तो आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, और अगर संख्या नहीं आई तो आप आसानी से इन्हें प्लूरल में बना सकते हैं। मुझे लगता है पॉइंट क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हाँ, ये चीज। आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से और बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ के चलना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले की बात करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा। अच्छा, मैं ये बताऊं आपसे, अगर मैं पूछूं, सभी लोग बताइएगा, जैसे इकोनॉमिक्स मैंने बोल दिया, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने बोला पॉलिटिक्स, ये देखिए पॉलिटिक्स, आपसे मैं पूछूंगा, तैयार रहिएगा, और अगर कुछ लोगों को आइडिया लग रहा हो तो बोल भी दीजिएगा। मैंने बोला इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, और इसी तरीके से यहां पे मैंने बोल दिया एथिक्स, एथिक्स, और इसी तरीके से मैंने बोला मैथमेटिक्स, ये देखिए मैथमेटिक्स, और इसी तरीके से अगर मैंने बोला नेक्स्ट, ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है। तो आप ये बताइए इन नाउन का अपीयरेंस कैसा है, यानी ये लुक में दिखते कैसे हैं, सिंगुलर में है कि प्लूरल में? आपका जवाब होगा, मैंने कहा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं एकॉस्टिक्स, ठीक है, एकॉस्टिक्स, इसी तरीके से मैं अगर बोलूं बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, इसी तरीके से मैं अगर बोलूं मम्स, मम्स, इसी तरीके से मैं बोलूं रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स, इसी तरीके से मैं बोलूं, है ना, हाँ, मीजल्स, अगर मैं बोलूं मीजल्स, मीजल्स,
एक्सेट्रा। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इन नाउन का अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, वेरी नाइस। अगर आप देखेंगे इनका जनरली आपको पता है, ये कॉमन सी बात है, एकदम कॉमन सी बात है कि एक्चुअल में किसी नाउन के साथ एस या ईएस लगा होता है तो ये जनरल परसेप्शन कहती है कि उस नाउन के साथ अगर एस या ईएस लगा है तो नाउन प्लूरल माना जाता है। हाँ, ये बात सही है, बट यहीं पे आप अगर देखेंगे तो अपने आप में एक विषय है, इकोनॉमिक्स अपने आप में एक विषय है। आप अगर देखेंगे पॉलिटिक्स, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट, ये विषय की बात हो रही है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, है ना। अब उसी तरीके से इथिक्स है, नीति शास्त्र की बात करते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स बोलेंगे तो ये अपने आप में एक विषय है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे फिजिक्स अपने आप में एक विषय है, मीजल्स एक बीमारी है, रिकेट्स एक बीमारी है, मम्स एक बीमारी है, बिलियर्ड्स, यस बिलियर्ड्स क्या है, खेल का नाम है। तो कंक्लूजन ये निकला, हाँ ये बात सही है कि इनका अपीयरेंस, इनका लुक जो है वो प्लूरल जैसा है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें इनके प्रॉपर यूजेस की, तो प्लूरल दिखने से कोई प्लूरल नहीं होता, बल्कि उसकी फंक्शनिंग प्लूरल जैसी होनी चाहिए। अगर आप किसी नाउन को देखते हैं और प्लूरल जैसा दिखता है तो प्लूरल जैसा दिखने से नहीं होगा, बल्कि उसका सेंटेंस में जब आप यूज करें तो उसकी फंक्शनिंग, उसकी अप्रोच वो प्लूरल जैसे होना चाहिए, तभी आप उसको प्लूरल की कैटेगरी में रखेंगे। अदरवाइज आप प्लूरल नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब है कि ये दिखते जरूर प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर नाउन्स है। ये क्या माने जाएंगे, सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स इन्हें माना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से इस चीज को आपको समझना है। और दूसरी बात, आप जितने भी नाउन्स मैंने लिखा है, यहां पे जितने भी नाउन मैंने लिखा है, आप इन नाउन के साथ अगेन आप किसी भी स्थिति में आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। पहली बात, यानी इन नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। दूसरी बात, ये नाउन के साथ कभी भी एस या ईएस लगा के फिर से आप इन्हें प्लूरल में नहीं बनाएंगे। यानी आप पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते हैं, आप इन्हें इकोनॉमिक्स नहीं बोल सकते हैं। यानी कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि इन नाउन के साथ किसी भी स्थिति में आप आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। सेकंड नंबर, आप इन नाउन के साथ एस या ईएस लगा के फिर से आप इन्हें प्लूरल का भाव नहीं देंगे। और एक चीज आप समझिएगा, मैं आपसे पूछता हूं, इससे कई बार पूछा जाता है, इसको आप बल्कि चाहे आप अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। एक वर्ड न्यूज होता है, ठीक है, न्यूज। न्यूज भी अनकाउंटेबल नाउन है, आप याद रखिएगा। न्यूज को आप अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे, यानी आप न्यूज को अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। और न्यूज एक ऐसा वर्ड होता है, न्यूज एक ऐसा वर्ड होता है कि आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते हैं, अन्यूज, ये नहीं बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप न्यूज नहीं बोल सकते, यहाँ पे ऑल द न्यूजेस नहीं बोल सकते हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं ऑल द न्यूजेस, ये भी नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूज के साथ आर्टिकल की कंडीशन नहीं बनती है। ये भी आपको पता है कि न्यूज अपने आप में ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी बात, एक बार आपको कई बार पूछ लिया जाता है, एक वर्ड होता है सम्मन्स, ठीक है, सम्मन्स। अब सुनिएगा, सम्मन्स वर्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है, और इसी का प्लूरल जो होता है वो सम्मन्सेस हो जाएगा, सम्मन्सेस। मैं इसको लिखे दे रहा हूं, इसको आप बोलेंगे सम्मन्सेस। बताता हूं इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका अर्थ यहां पे सम्मन्सेस, ये प्लूरल फॉर्म है। यानी सम्मन्स, अगर आप वर्ड को देखेंगे तो सम्मन्स अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, सम्मन्सेस अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक प्लूरल नाउन कहलाता है। अब इसका मतलब होता है सरकारी बुलावा, जो कोर्ट द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए जो जारी किया जाता है आदेश पत्र, उसी को हम बोलते हैं सम्मन्स। तो सम्मन्स अपने आप में एक्चुअल में एक सिंगुलर नाउन है और यहीं पे इसका प्लूरल फॉर्मेशन सम्मन्सेस कहलाता है, ठीक है। इसको भी आप एक्चुअल में कैटेगरी में आप लिख लें, कई बार इसका प्लूरल पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप चाहे शॉर्ट में जरूर लिख लें, ठीक है, इसको भी आप जरूर लिख लें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, सब लोग एक नाउन के बारे में पूछ रहा हूं, चलिए इसको बताइए, ये जो वर्ड है क्राइटेरिया, ठीक है, ये वर्ड क्राइटेरिया, और यहां पे मैंने लिख दिया क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन। ध्यान से आप बताइएगा ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, यहां पे वर्ड क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये वर्ड क्राइटेरिया है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। और एक नाउन ऐसा इसी तरीके से मैंने लिखा फिनोमेना, ठीक है, बताइएगा सब लोग, फिनोमेना है, ठीक है, यहां पे मैंने बोला फिनोमेना और इसी को एक नाउन मैंने लिख दिया यहां पे फिनोमेनन, ठीक है। हाँ,
ये बताइएगा। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे क्राइटेरिया, मानक जिसे आप बोलते हैं। दूसरा वर्ड मैंने लिखा फिनोमेना, और यहाँ पे लिखा है फिनोमेनन। अब यहाँ पे इसको आपको बताना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को आप समझिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय ही है। आप इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। अब इसको देखिएगा, ये क्राइटेरिया जो है ना, ये वर्ड क्राइटेरिया ध्यान से समझना है आपको, इसीलिए मैं उल्टा लिख दिया हूं, मुझे पता था आप गलती करेंगे। ये वर्ड जो क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया वर्ड, ये अपने आप में प्लूरल है। ये कैसा है? प्लूरल है, और इसी का सिंगुलर कहलाएगा क्राइटेरियन। ठीक है, ये सिंगुलर इसका होगा क्राइटेरियन, और इसी का प्लूरल फॉर्मेशन क्या होता है? यस, आप प्लूरल के रूप में बोलेंगे तो क्राइटेरिया होगा। अगेन समझिएगा, जब आप बात करते हैं फिनोमेना, तो फिनोमेना अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। कैसा है? तो आपका जवाब होगा ये प्लूरल होगा। और यहीं पे अगर आप फिनोमेनन की बात करेंगे तो फिनोमेनन अपने आप में सिंगुलर है। ठीक है, यहां पे क्राइटेरिया की जब बात करेंगे, या फिनोमेनन, फिनोमेनन का मतलब होता है इवेंट, घटना, तो ये फिनोमेनन सिंगुलर, इसका प्लूरल या फिनोमेना होगा। इसी तरीके से क्राइटेरिया अपने आप पे प्लूरल, और इसका सिंगुलर फॉर्मेशन होगा यस, क्राइटेरियन कहलाएगा। होप करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं बात ये बता रहा था कि नाउन का अपीयरेंस अगर आप देखेंगे, इसका स्वरूप जो है ये प्लूरल जैसा है, लेकिन अपने आप में किसी भी सेंटेंस में अगर आप इनका यूज करते हैं, दे आर एक्चुअली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। इनका लुक, बनावट प्लूरल जैसा है, लेकिन बिहेवियर या यूजेस, ये सेंटेंस में जिस तरीके से आप इनको यूज करेंगे, इनका यूज जो होगा वो एक्चुअल में सिंगुलर जैसे होगा। अगर आप इतना लिख लिए हो तो मैं पेज को चेंज कर देता हूं, आगे बढ़ के इन्हीं पे बेस एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूं, ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे। ठीक है, होप करता हूं इतनी बात आपको समझ में बढ़िया से आई होगी। अगले की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। मैंने कहा, समझिएगा, अगर सेंटेंस के एग्जांपल के माध्यम से समझें तो मैंने कहा, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स हैज बीन, ओके, हैज बीन डिसाइडेड एज एन ऑप्शनल, ठीक है। मैंने कहा इकोनॉमिक्स हैज बीन डिसाइडेड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये पॉइंट देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स हैज बीन डिसाइडेड, ओके, एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, एज एन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल लिख लीजिए, ठीक है, एज एन ऑप्शनल, हाँ, एज एन ऑप्शनल, ठीक है, एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। ये पहला सेंटेंस। मैंने कहा इसी तरीके से फिजिक्स has changed the entire thought process of, okay, this university, ठीक है, this university। ये देखिए, ओके, ये पॉइंट देखिए। दो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, हाँ ठीक है, ब्लैक ले रहा हूं, कोई बात नहीं। अब यहां पे आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, वर्ब इसके साथ सिंगुलर आई है। फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, यहां पे वर्ब इसके साथ सिंगुलर आई है। मैंने कहा इकोनॉमिक्स हैज बीन डिसाइडेड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स को यूपीएससी में डिसाइड किया गया है। अगले की बात करें, वहीं पे मैंने कहा फिजिक्स हैज चेंज द इंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी फिजिक्स इस विश्वविद्यालय की संपूर्ण रूप से थॉट प्रोसेस को बदल दिया है, यानी बदलाव ला दिया है। तो ये नाउन कहीं भी सेंटेंस में आते हैं, आप अगर इन्हें सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। होप करता हूं इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, यहां तक किसी भी प्रकार के डाउट्स या कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। अब एक चीज आप समझिए, मैं आपसे पूछता हूं, नेक्स्ट बताइएगा प्लीज। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये पुअर का मतलब ये एडजेक्टिव है कि नाउन है? बताइए। पुअर अगर हम बोले, इसी तरीके से मैं रिच बोलूं, इसी तरीके से मैं अगर डम्ब बोलूं,
ठीक है, डम्ब। इसी तरीके से मैं अनएम्प्लॉयड बोलूं, सभी लोग बताइएगा, अनएम्प्लॉयड बोलूं। ये जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे मैं पुअर की बात करूं, रिच की बात करूं, डम्ब की बात करूं, अनएम्प्लॉयड की बात करूं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है, ये नाउन के रूप में काम करेंगे कि ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है? मैं केवल इतना अभी आप बताइए, आगे कुछ नहीं बोलना है, केवल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है, जैसे आपने बोला पुअर मैन, आप इसी तरीके से बोलते हैं रिच मैन, इसी तरीके से डम मैन या डम पीपल। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, नाउन है कि एडजेक्टिव है? वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई करना, ये कॉमन सी बात है कि ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव होंगे। अगर ये शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? तो आपका जवाब होगा एडजेक्टिव। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इनके पहले आर्टिकल द लगा दिया, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इनके पहले आर्टिकल द लगा दिया, ठीक है, द लगा दिया, तो पता है ये सेंस कैसा देंगे? तो आपका जवाब होगा ये प्लूरल नाउन का सेंस देंगे। ये किसका सेंस देंगे? तो आपका जवाब होगा ये प्लूरल नाउन का सेंस देने का काम करेंगे। मतलब ये निकला कि अगर मैं कहूं द और फिर मैंने लिखा यहां पे एडजेक्टिव, ठीक है, द और फिर यहीं पे मैंने लिखा एडजेक्टिव, तो ये अपने आप में एक्चुअल में ये प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना? ये किस में चेंज होंगे? तो आपका जवाब होगा ये प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएंगे। ठीक, ये मैंने यहां पे लिख दिया, यानी एडजेक्टिव के पहले आपने आर्टिकल द का यूज किया तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्लूरल नाउन। तो जब आप बोलते हैं यहां पे द पुअर, जब आपने बोला द पुअर, तो ये किसका सेंस देंगे? तो आप बोलेंगे ये पुअर पीपल का सेंस देगा। बहुत अच्छे समझिएगा, मैंने कहा द पुअर, तो इसका अर्थ होगा पुअर पीपल, ठीक है, पुअर पीपल, इसको आप लिख सकते हैं, ये पुअर पीपल का सेंस देगा। आपने अगर बोला द रिच, आपने यहीं पे द रिच बोला, तो इसका अर्थ होगा रिच पीपल, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा रिच पीपल। इसी तरीके से आपने बोला द अनएम्प्लॉयड, द अनएम्प्लॉयड, ठीक है, द अनएम्प्लॉयड, अब द अनएम्प्लॉयड बोलेंगे तो इसका अर्थ होगा अनएम्प्लॉयड पीपल, अनएम्प्लॉयड पीपल, ये मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, द अनएम्प्लॉयड यानी अनएम्प्लॉयड पीपल का सेंस देगा। तो होप करता हूं इस चीज को आप कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि अगर आपने आर्टिकल द का यूज किया बिफोर एडजेक्टिव, तो दे आर एक्चुअली चेंज इनटू प्लूरल नाउन। तो अब किसी भी सेंटेंस में, यस, अगर किसी भी सेंटेंस में, हमेशा याद रखिएगा, एज अ सब्जेक्ट आप किसी भी सेंटेंस में इनका यूज करेंगे तो हम इनके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर हुई बात? अब अगर सेंटेंस कैसे दे सकता है एग्जामिनर, उसको आपको समझना है, तो बताइए इतना आपने नोट डाउन किया कि नहीं? यानी यहां पे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगेगा तो ये प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएंगे। एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आप यूज करते हैं तो इनके साथ यूज होने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल में आएगी, ठीक है? हाँ, अगर आपने लिख लिया हो इतना तो मैं आगे बढ़ जाऊं और आगे समझाने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट, मुझे लगता है इतना आपने जरूर लिख लिया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। आप समझिएगा, मैं अगर ऐसे बोलूं, एक सेंटेंस मैंने बोला, आप बताइए कि गलती किसमें है? मैंने कहा देयर शुड बी ओके एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, एन इक्वल, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये मैंने कहा देयर शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ, ठीक है, फॉर बोथ द पुअर, ठीक है, एंड ओके एंड रिच। ये देखिए एंड रिच, आपको बताना है एरर किस पार्ट में है, ठीक है, ये यहां पे, ठीक है, ये डी पार्ट हो गया। इसी तरीके से ये ए पार्ट है, अगेन इसको मैंने बी कर दिया और दिस इज योर सी पार्ट, ठीक है। इसको आप बताइए एरर किस पार्ट में मौजूद है? अच्छा, हेलो सर, आपका पढ़ाया केवीएस एग्जाम में खूब आ रहा है अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना? हाँ, मेहनत करिए, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा देयर शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द पुअर एंड रिच। मैंने कहा गरीब और अमीर लोगों को बराबर अवसर होना चाहिए, ठीक है। बताइए इसमें क्या होगा? ठीक है, बताइए। फिर मैंने कहा बताइएगा, यहां पे मैंने कहा पुअर, ठीक है, यहां पे बताइएगा, मैंने कहा द पुअर, ठीक है, द पुअर इज नॉट टेकिंग, ओके, टेकिंग दिस एडवांटेज
ओके, एडवांटेज, ओके, ड्यू टू लैक ऑफ, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस, ये देखिए ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस, यहां पे मैंने नो एरर कर दिया, ये डी पार्ट है, और इसको मैंने कर दिया ये ए पार्ट, अगेन इसको आप देखेंगे बी पार्ट, दिस इज योर सी पार्ट, एंड नाउ डी इज नो एरर। अब आप ध्यान से पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। ये 2 सेंटेंस मैंने लिखा है, नाउ यू हैव टू आंसर मी, देयर आर 2 सेंटेंसेस दैट आई हैव रिटन। अब बताइए कि एरर किस पार्ट में एग्जिस्ट कर जाएगी। मैंने कहा देयर शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द पुअर एंड रिच, और फिर मैंने बोला यहीं पे कि द पुअर इज नॉट टेकिंग दिस एडवांटेज ड्यू टू लैक ऑफ, यस वेरी नाइस, ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेस। बताइए क्या होगा, वेरी सिंपल। अब समझिएगा, यहां पे ध्यान समझिएगा। हाँ, अब एरर फाइंड आउट करने की बात करेंगे तो अब कह रहा है कि सेंटेंस में कि गरीब और अमीर दोनों लोगों को, गरीब लोगों को और अमीर दोनों को समान अवसर होना चाहिए। अवसर कैसा होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए हर फील्ड में। तो यहां पे द पुअर तो लिखा है, वेरी नाइस, लेकिन अगेन यहां पे रिच के पहले आर्टिकल द नहीं लगा, यानी रिच के पहले आर्टिकल द नहीं यूज हुआ है। इट मींस आपको यहां रिच के पहले आर्टिकल द लगाने की आवश्यकता है, तभी तो आप बोलेंगे रिच पीपल। जब आपने बोला द रिच तो इसका मतलब होगा रिच पीपल, जब आप बोलेंगे द पुअर तो इसका मतलब पुअर पीपल। ठीक उसी तरीके से यहां पे मैंने क्या बोला, इसको यहां पे ध्यान से देखेंगे कि मैंने क्या बोला कि अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आप लगाएंगे तो गिवन एडजेक्टिव किस में चेंज हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा प्लूरल नाउन में। अगर ये प्लूरल नाउन में चेंज हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इनका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट किया जाएगा, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज वर्ब इन प्लूरल फॉर्म, यानी वर्ब की जो कंडीशन बनेगी सेंटेंस में वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर सेंटेंस को आप देखेंगे तो यहां पे लिखा है द पुअर इज, बल्कि पुअर इज नहीं होगा, इसके स्थान पे आप आर का यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे द पुअर आर नॉट टेकिंग दिस एडवांटेज, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस। गॉट द पॉइंट, वेरी नाइस। मुझे लगता है इतनी बात आपको क्लियर जरूर हो गई होगी, यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी, है ना, वेरी नाइस। अगला समझिएगा, अगला, ठीक है, आगे बढ़ जाए सब लोगों को, यहां तक दिक्कत तो नहीं हुई ना। अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूं, देखो मैं रिवाइज आप करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा मैं चेक करता हूं कि कल के क्लास को आपने रिवाइज किया था कि नहीं, आप बताइएगा। मैंने कहा यहां पे वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है, स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, wants टू स्टे हियर, ठीक है। ये सेंटेंस आप बताइए, यहां पे मैंने कर दिया नो एरर, इसको आपको बताना है, ये मैं चेक कर रहा हूं कि आप रिवाइज करते हैं कि नहीं, बताइए। यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे आपने बी कर दिया, और ये ए पार्ट हो गया। मैंने कहा वन ऑफ द स्टूडेंट वांट्स टू, ठीक है, स्टे हियर। अब आप बताइए एरर किस पार्ट में है, बताइए। हाँ, अभी चेक कर रहा हूं ना, सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा अभी। हाँ, अब आप बताइए, यहां पे लिखा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट वांट्स टू स्टे हियर, यानी बताइए फटाफट इसमें बताइए। कल के लेक्चर में बताया गया था, मैं बीच बीच चेक भी करता रहूंगा, है ना, कि भाई आप रिवाइज भी कर रहे हैं कि नहीं, आप चीजों को पढ़ रहे हैं कि नहीं, वेरी नाइस। अब इसका मतलब ये है, वेरी नाइस, परिधि जी ने जवाब दिया है यस, बी पार्ट। इट मींस इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, ये कल के लेक्चर में पढ़ाया गया था, ये कल के लेक्चर में पढ़ाया गया था, वेरी नाइस। अक्षय जी ने, अमित जी ने, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, सुधा जी, पाल जी, चौधरी जी, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, है ना, यस। तो यहां पे स्टूडेंट नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट के स्थान पे आप स्टूडेंट्स का यूज कर देंगे, आप स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, आप स्टूडेंट्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे वन ऑफ की कंडीशन रखी है, वन ऑफ का मतलब कई में से एक की बात हो रही है, यानी अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ की कंडीशन अगर सेंटेंस में रखी जाती है तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन नाउन को किसी भी स्थिति में, यानी जो भी नाउन आएगा इनके साथ वो प्लूरल दशा में आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट के स्थान पे क्या होगा,
स्टूडेंट्स होगा, है ना, स्टूडेंट्स होगा। और एक की बात हो रही है तो वांट्स यहाँ पे सिंगुलर है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं वांट नहीं, वांट्स नहीं होगा, वांट होना चाहिए। नहीं सुधा जी, वांट्स यहाँ पे सही है, क्योंकि वन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर कंडीशन में आएगी। कई में से एक की बात हो रही है ना, तो यानी सब्जेक्ट की अगर हम प्रिंसिपल होने की बात करेंगे तो अगेन वो सिंगुलर कंडीशन में माना ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वांट्स सही है, वर्ब के साथ एस या ईएस अगर आप जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर कंडीशन में चेंज हो जाएगी, और जबकि नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट के स्थान पे आप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगले की बात करते हैं। ठीक है, अगले की बात करेंगे। नेक्स्ट, अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अच्छा ये बताइए, जितने भी नाउन्स में लिखने जा रहा हूं इनको ध्यान से बताना है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इनका एक्शन यानी लुक में भी और साथ ही साथ इनका फंक्शनिंग दोनों को आपको बताना है कि ये किस तरीके से माने जाएंगे। जो मैं लिखने जा रहा हूं उनके बारे में आपको बताना है कि सिंगुलर माने जाते हैं या फिर प्लूरल माने जाएंगे। आइए मैं इनको नोट डाउन करवाता हूं। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पे मैंने लिखा शीयर्स, ठीक है, ये शीयर्स लिखा, इसी तरीके से मैंने लिखा शीजर्स, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा शीजर्स, इसी तरीके से मैंने लिख दिया टोंग्स, ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा बिनोकुलर्स, ठीक है, ये इसी तरीके से आप बोलेंगे पैंट्स, ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला पैजामाज, ठीक है, ये बताइएगा। इसी तरीके से मैं अगर बोलूं ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स, इसी तरीके से अगर और भी बात करूं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसी तरीके से मैंने बोला थैंक्स, ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला आर्म्स, इसी तरीके से मैंने बोला सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, ठीक है। बताइएगा, ये बताइए, ये नाउन जितने भी मैं बोल रहा हूं ये किस तरीके के नाउन है, इनके बारे में बताइएगा। इनका अपीयरेंस और इनका फंक्शनिंग दोनों को आपको बताना है। ठीक है, पीडीएफ जो होगा टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, एज इट इज मैं इसको भिजवा दूंगा। एज इट इज जितना भी लिखा जा रहा है इसको एज इट इज भिजवा दिया जाएगा, और 30 दिन आप एकदम प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखिएगा, और साथ ही साथ अगला जो 30 दिन होगा इन्हीं पे बेस्ड आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को बैलेंस करके हमें समझना है। यस, अब मैंने लिखा यहाँ पे ये जितने भी नाउन्स है, ध्यान से समझिएगा, ये जितने भी नाउन्स हैं इसमें आप चाहे यहाँ पे स्पेक्टिकल्स भी कर लेते हैं, आप चाहे तो इसमें लिख लें स्पेक्टिकल्स भी, ठीक है, स्पेक्टिकल्स भी कह सकते हैं, स्पेक्टिकल्स कह सकते हैं, इसी तरीके से आप ग्लासेस कह सकते हैं, है ना, ग्लासेस, इसी तरीके से आप गॉगल्स का यूज कर सकते हैं, है ना, ये एक्सेट्रा मैंने कर दिया। ठीक है, अब पॉइंट समझना है जो आपके लिए, इनका अपीयरेंस देखिएगा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल चीजों में समझिएगा, कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो इनकी व्यवहारिकता में जाइए। मैं अगर बोलूं ये क्या है तो आप बोलेंगे सर ये स्पेक्टिकल से चश्मा है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं ये कितने पार्ट में है, तो एक आंख के लिए ये है, दूसरे आंख के लिए ये है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं सीजर्स का मतलब होता है कैंची, कैंची कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो आपने कहा एक ये वाला हिस्सा, दूसरा वाला ये। ठीक है, इसी तरीके से टोंग्स चिमटा होता है, चिमटा देखेंगे आप तो एक ये वाला और एक दूसरा वाला हिस्सा। बिनोकुलर्स अगर आप देखेंगे जिसे दूरबीन बोलते हैं, तो एक आंख का अलग होगा, दूसरे आंख का अलग होगा। इसी तरीके से आप पैंट्स की बात करेंगे, एक पैर के लिए अलग, दूसरे वाले के लिए अलग। इसका मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है, आपने कहा बिल्कुल डिवाइडेड है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ग्लासेस है, गॉगल्स है, ये कितने हैं, दो पार्ट में। इट मींस जब कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि ये सिंगुलर माने जाएंगे कि प्लूरल माने जाएंगे, तो आप इनके बनावट में जाइएगा। आप इनके जितने भी टूल्स हैं, ये क्लोथ्स की बात हो रही है तो इनके आप हमेशा लुक में जाइएगा कि ये दिखते कैसे हैं। तो पता है इनकी जो फंक्शनिंग होगी या इनका लुक जो होगा वो एक्चुअल में सिंगुलर नहीं होता है, बल्कि इनका बिहेवियर या लुक जो होगा वो प्लूरल जैसा होगा। यानी अगर आप कैंची की बात करेंगे, चिमटा की बात करेंगे, टोंग्स की, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे। इट मींस ये नाउन जो होते हैं ये अपने आप में ये प्लूरल होते हैं। ये जितने भी नाउन्स हैं ये कैसे होंगे, एक्चुअल में ये प्लूरल में होंगे। अगेन अब अगर ये प्लूरल में होंगे तो इसका मतलब ये है कि इन नाउन के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि कैसा सेंस दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे ये एक्चुअल में नाउन कैसे हैं, प्लूरल फॉर्म में। तो जब ये नाउन प्लूरल में है तो आप किसी भी स्थिति में यानी इनके साथ ए और एन का यूज नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, मैंने क्या बोला कि इनके साथ कभी भी एस या ईएस का भी यूज नहीं करेंगे। अब प्रश्न बन सकता है सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अपने आप में ही प्लूरल है,
जनरली हम किसी भी नाउन को प्लूरल जब बनाते हैं तो यही तो करते हैं, बॉय को बॉयज कर देते हैं, ड्राइवर को आप ड्राइवर्स कर देते हैं, है ना, पेन को पेन्स कर देते हैं। लेकिन मैं ये बोलूं कि नाउन ही अपने आप पे प्लूरल है तो क्या फिर उसके साथ आप एस या ई से लगाएंगे? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आप इनके साथ ए एन का यूज करेंगे, ना तो इनके साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन, इनका बिहेवियर जो होता है एग्जैक्टली प्लूरल जैसा होता है। होप करता हूं ये पॉइंट आप अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बात जरूर है कि जितने भी टूल्स होते हैं, टूल्स का मतलब है जैसे सीजर्स है, यहाँ पे शीयर्स है, टोंग्स है, बिनोकुलर्स है, ये अपने आप में टूल का काम करते हैं, ये अपने आप में उपकरण का काम करते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज नहीं, थैंक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस की थोड़ी बात है। यहां पे आप इसको लिख सकते हैं, ये नहीं है, यहां पे टूल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे जितने भी टूल्स की बात हो रही है, यहां पे सारे नाउन्स की नहीं है, यहां पे टूल्स भी शामिल है और क्लोथ्स भी शामिल है। तो यहां पे टूल्स हो या फिर आप क्लोथ्स की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे टूल्स या क्लोथ्स की बात करते हैं तो मैं उन नाउन की बात कर रहा हूं। तो इनके साथ आप आवश्यकता अनुसार ऑप्शंस देने के लिए आप इनके साथ अ पेयर ऑफ का यूज जरूर कर सकते हैं। आप चाहे अ पेयर ऑफ का यूज करें या फिर आवश्यकता अनुसार आप इनके साथ पेयर्स ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ये मैं स्पेशली किसके साथ बोल रहा हूं? यस, हाँ, ये मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में ये किसके साथ? टूल्स के साथ, क्लोथ्स के साथ, यानी कपड़ों और टूल से संबंधित जितने भी नाउन्स होंगे आप उनके साथ अ पेयर ऑफ या फिर आप एक्चुअल में पेयर्स ऑफ का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हैं अ पेयर ऑफ सीजर्स, आप ऐसे जरूर कह सकते हैं अ पेयर ऑफ सीजर्स, ये लिख सकते हैं, है ना, अ पेयर ऑफ सीजर्स। आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं टू पेयर्स ऑफ, ठीक है, ट्राउजर्स आप बोल सकते हैं। मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी अ पेयर ऑफ सीजर्स बोल सकते हैं और उसी तरीके से टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स एक्सेट्रा का भी यूज किया जा सकता है। किसके साथ? जो एक्चुअल में टूल्स और क्लोथ से रिलेटेड नाउन्स होते हैं। और जो मैंने कहा कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में एक्चुअल में डिवाइडेड है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उन नाउन की बात कर रहा हूं जिनका अपीयरेंस जो है, यानी यहाँ पे टूल्स और कपड़ों से संबंधित नाउन है, मैं उनको आइडेंटिफाई करने का एक आइडिया बता रहा था, एक तरीका बता रहा था कि ऐसे नाउन्स जिनका एक्चुअल में डिवीजन हुआ होता है दो पार्ट में। कैंची है दो हिस्सों में, शीयर्स है दो हिस्सों में, बिनोकुलर्स है दो हिस्से में, पैंट्स है दो हिस्सों में, पैजामाज है दो हिस्सों में, ट्राउजर्स है दो हिस्सों में, ग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स। लेकिन यहीं पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे धन्यवाद या बधाई के लिए आप यूज करते हैं थैंक्स, ये दो पार्ट में थोड़ी डिवाइड होंगे। इसका मतलब है इनका अपीयरेंस प्लूरल जैसा है, और जब अगर प्लूरल जैसा है तो फिर इनको सिंगुलर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा मैंने बोला कि आप मतलब टूल्स और क्लोथ से रिलेटेड जो भी नाउन्स होंगे आप आवश्यकता अनुसार उनके साथ पेयर्स ऑफ या अ पेयर ऑफ का यूज कर सकते हैं। होप करता हूं इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप इतना समझ लिए हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि हाँ सर मैंने इतना नोट डाउन कर लिया और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। आप बताएं प्लीज, ताकि मैं एक सेंटेंस देता हूं और सेंटेंस में आपसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में आप एरर फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं। बताएं प्लीज। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। नाउ अब बात आती है सेंटेंस की कि भाई हम सेंटेंस भी समझ लेते हैं कि सेंटेंस किस तरीके के बन सकते हैं। तो अगर सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, मैंने कहा दे हैव, ठीक है, दे हैव बॉट, ठीक है, दे हैव बॉट, ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर, ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर, ठीक है, a pair of scissors from the या from this shop कह सकते हैं, from this shop, ठीक है। अब मैं आपसे एरर पूछूं अगर, तो यहां पे मैंने कर दिया नो एरर, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दूं, ए पार्ट हो गया, इसी तरीके से इसको आपने कर दिया बी पार्ट, देन इसको मैंने कर दिया सी पार्ट और ये हो गया ए पार्ट। मैंने सेंटेंस लिखा दे हैव बॉट अ पेयर ऑफ सीजर फ्रॉम दिस शॉप। आप बताइए एरर किस पार्ट में एग्जिस्ट करेगा? तो यस,
है ना। वेरी सिंपल, बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई कर पाना। मुझे लगता है यहां तक कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं बना होगा। एरर फाइंड आउट करने की जब बात करेंगे तो एग्जैक्टली एरर किस पार्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको पता है कि सीजर्स, यहाँ पे सीजर नहीं होगा, यानी इन प्लेस ऑफ सीजर यू ऑलवेज प्रिफर टू सीजर्स हियर, सो रिमूव सीजर फ्रॉम हियर एंड इन प्लेस ऑफ इट ओके पुट द वर्ड कॉल्ड एज सीजर्स। तो यहाँ पे सीजर के स्थान पे आप सीजर्स का यूज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सीजर अपने आप में एक्चुअल में प्लूरल वर्ड होता है। सीजर्स की अगर बात करेंगे तो ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड कहलाता है। यानी एरर को एग्जिस्ट करने की बात करें अगर, तो यहाँ पे सी पार्ट में हो जाएगा। एरर किस पार्ट में होगा, तो एरर अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि एरर जो होगा वो सी पार्ट में एग्जिस्ट कर जाएगा, सीजर नहीं होगा, सीजर्स हो जाएगा, ठीक है, हाँ सीजर्स हो जाएगा। होप करता हूं इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, यहां तक किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन्स या किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं हुए होंगे। अब चलते चलते मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ठीक है, एक आध दो कैटेगरी की और मैं बात कर लूं। एक आध दो कैटेगरी ये है कि आपसे मैं अगर ये पूछूं कि ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं चिल्ड्रन जो वर्ड है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं मेन जो वर्ड है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको जवाब जरूर देना है। इसी तरीके से मैं आपको पूछूं वेमेन ये वर्ड है सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर मैं पूछूं आपसे पीपल, पीपल सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं जो जेंट्री वर्ड होता है, जेंट्री, ठीक है, अगर मैं जेंट्री वर्ड की बात करूं तो जेंट्री सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताइए इसको। जेंट्री जो वर्ड है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसी तरीके से मैं इन्फेंट्री की बात करूं, इन्फेंट्री जो वर्ड है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, जल्दी बताइएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कैवेलरी, ठीक है, ये कैवेलरी वर्ड है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, सबका अर्थ भी समझ लीजिए एग्जैक्टली है क्या। तो ये तो पता ही है चिल्ड्रन, मेन, वुमेन, पीपल ये कॉमन वर्ड है। जेंट्री का मतलब होता है भद्र लोग, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल सेना होती है। और इसी को अगर आप बोलेंगे कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है अश्वारोही सेना। इसी के अंतर्गत एक वर्ड और होता है जिसे आप पीजेंट्री बोलते हैं, ठीक है, इसको आप पीजेंट्री के अंतर्गत रखते हैं। पीजेंट्री का मतलब होता है कृषक या मजदूर वर्ग। अगर हम पीजेंट्री की बात करें तो इसको आप बोलेंगे कृषक या मजदूर वर्ग। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भले ही इन नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगा, यानी इनका अपीयरेंस भले ही प्लूरल जैसा दिखता है, लेकिन इनके फंक्शनिंग की बात करें, अगर सेंटेंस में इनके यूजेस की बात करें तो सेंटेंस में जो इनकी फंक्शनिंग या इनके यूज होंगे वो प्रत्येक दशा में प्लूरल जैसे होंगे। यानी एक चीज और यहां पे सिद्ध हो जाती है कि जरूरी नहीं कि जो नाउन बिना एस या ईएस का आया हो वो हर दशा में सिंगुलर ही हो। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो बिना एस या ईएस के आते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, उनकी फंक्शनिंग जो होगी वो प्लूरल जैसा होगी। यानी ये तर्क निकलता है कि हर शब्द जो बिना एस या ईएस का आया हो वो जरूरी नहीं कि वो सिंगुलर ही हो, मतलब उसका एक्शन या उनकी फंक्शनिंग इस तरीके से हो सकती है सेंटेंस में कि वो भले ही एस या ईएस के बिना आया है लेकिन काम कर रहा है प्लूरल जैसा। तो जब ये काम करेगा प्लूरल जैसा तो कुछ चीजें यहां पे कंक्लूजन निकल के आती हैं। कंक्लूजन ये निकल के आती है कि फिर आप इन नाउन के साथ ए एन का यूज अगेन नहीं करेंगे। मतलब ये जितने भी नाउन्स मैंने लिखे हैं इन नाउन के साथ आप किसी भी स्थिति में फिर से ए और एन का यूज नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये नाउन खुद में अपने आप में प्लूरल का सेंस देने का काम करते हैं तो आप इन नाउन के साथ अगेन एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि हम अ मीन जैसा वर्ड कभी भी नहीं लिख सकते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पे हम पीपल्स बोलेंगे, पीपल्स जैसा वर्ड नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं सर पीपल्स वर्ड मैंने देखा है, जरूर आप देखे होंगे। पीपल्स जब आप बोल देते हैं तो वो नेशन में चेंज हो जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ नाउन्स होते हैं जिन्हें एक्चुअल में आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देते हैं। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि कल आप ये कमेंट सेक्शन में आप करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जनरली अगर आप उन नाउन के साथ एस या ईएस का यूज कर देते हैं तो उनका जो फंक्शनिंग होगा, उनका मीनिंग होगा, अपने आप में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वुड बोलते हैं और वुड को आपने वुड्स में चेंज कर दिया तो वुड मीन्स तो लकड़ी होती है, लेकिन वुड्स जैसे ही आप बोलेंगे तो फॉरेस्ट में चेंज हो जाएगा, अर्थात भाव देने लगेगा जंगल का। जैसे आप वाटर बोलते हैं और वाटर को आपने वाटर्स में चेंज कर दिया तो वाटर से वाटर्स में चेंज करेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है वाटर बॉडीज, यानी जैसे आप जलाशय बोलते हैं। इसी तरीके से अगले वर्ड की बात करें, जैसे डैमेज की बात करूं, अगर डैमेज का मतलब होता है नुकसान या क्षति, लेकिन डैमेजेस आपने बोल दिया तो इसका अर्थ होता है क्षति पूर्ति। इसी तरीके से अगर आपने आयरन बोला,
आयरन का मतलब होता है लोहा, सबको पता है, लेकिन आयरन जैसे आप चेंज कर देंगे तो ये हथकड़ी का सेंस देगा, बेड़ी का सेंस देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नाउन्स को अगर हम प्लूरल में चेंज कर देते हैं तो उनका एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जितने भी नाउन्स हैं, ये नाउन एक्चुअल में दिखते सिंगुलर जैसे हैं, लेकिन इनका फंक्शन प्लूरल जैसा होता है। एज अ सब्जेक्ट आप किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब को हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। होप करता हूं इतनी बात आपको आज के लेक्चर में बढ़िया से समझ में आई होगी। कल का जो लेक्चर होगा वो एक्चुअल में यानी कुछ नाउन को बताने के बाद पॉजेसिव केस पढ़ाऊंगा। पॉजेसिव केस में क्या पढ़ेंगे हम लोग? एपोस्ट्रोफी एस के बारे में पढ़ेंगे, हम एपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे, और प्रीपोजिशन ऑफ के माध्यम से किस तरीके से पोजीशन को शो किया जाता है उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। और 5 मिनट का लेक्चर है जेंडर पे, वहां पे जेंडर के बारे में भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, इसको आप थोड़ा सा सुन लीजिए जाते जाते। मैंने आपको यह पढ़ाया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में दिखने में भी सिंगुलर होते हैं और उनका काम भी सिंगुलर जैसे होता है, यानी दिखने में सिंगुलर होंगे और सिंगुलर उन्हें माना भी जाता है, जिसके अंतर्गत एडवाइस, मनी, पोएट्री, ज्वेलरी, सीनरी, मशीनरी और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, इन सभी को मैंने लिखवाया था। दूसरा मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, मम्स हो गया, ये कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनका अपीयरेंस तो प्लूरल जैसा होगा लेकिन बिहेवियर, ये फंक्शन इनका सिंगुलर जैसा होता है। तो एज ए सब्जेक्ट आप किसी भी सेंटेंस में इनका यूज करते हैं तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर में आएगी। फिर आज के में पढ़ाया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका बनावट भी प्लूरल जैसा होता है और ये प्लूरल माने भी जाते हैं, जिसमें मैंने अभी कुछ देर पहले आपको लिखवाया था सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, बिनोकुलर्स हो गया, शेयर्स हो गया, इसी तरीके से ट्राउजर्स हो गया, पैजामाज हो गया, थैंक्स हो गया, आर्म्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में भी प्लूरल हो गए और प्लूरल जैसे इन्हें माना भी जाता है। तीसरा मैंने बताया कि अगर किसी भी नाउन के यानी किसी एडजेक्टिव के पहले आपने आर्टिकल द का यूज कर दिया तो एक्चुअल में जो गिवन नाउन होता है वो प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएगा। यानी आर्टिकल द की कंडीशन आपने पुट इन किया तो नाउन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल में जो गिवन एडजेक्टिव होगा वो प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया अगर डजन की बात करें, अगर हम 1000 की बात करें, मिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, बिलियन हो गया, अगर इन नाउन के साथ आप किसी भी स्थिति में आप डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की कंडीशन रख दें, यानी डेफिनेट नंबर्स का आप यूज कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एग्जैक्टली इन्हें किसी भी स्थिति में हम प्लूरल में चेंज नहीं करते हैं। यानी मिलियंस नहीं बोल सकते, 5 मिलियंस नहीं होता है, 5 मिलियन होगा। लेकिन यह बात जरूर है कि अगर आप डेफिनेट नंबर आप इनके साथ हटा दीजिए, यानी डेफिनेट नंबर को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो एग्जैक्टली आप इन्हें प्लूरल में बना सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ, आप बोल सकते हैं मिलियंस ऑफ। तो अब करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। चांदनी जी पैंट नहीं होता है, पैंट्स होगा। अगर आप पैंट बोल दोगे तो इसका मतलब होता है हाफना, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर यही वक्त रहेगा 10 से 11 जो होगा वो इंग्लिश के लिए है। बाकी आपकी क्लासेस का टाइम ऑलरेडी बताया जा चुका है, आपकी क्लासेस कितने बजे से शुरू होती हैं उस चीज को आपको भूलने की जरूरत नहीं है, है ना। सारी चीजें आपको बता दी गई हैं कि आपकी जो क्लासेस हैं वो कितने बजे से चलेंगे। सारे सब्जेक्ट की 8 से शुरू होती है ज्योग्राफी, फिर इसी तरीके से 9 साइंस की है, 10 बजे इंग्लिश की है, रीजनिंग 7 बजे है, हिस्ट्री है 5 बजे, मैथ से 3 बजे और जीके 10 बजे रात, है ना। तो मुझे लगता है यहां तक आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल यही समय में पूरे ऊर्जा के साथ और पूरी हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ। होप करता हूं सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। कल नाउन का आखिरी दिन होगा, जो आपका शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल में आप टिक करते चलिएगा कितने दिन में कितनी चीजें मेरी डन होती जा रही हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।